हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ के की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं पीटी ऊषा, अभिनव बिंद्रा, अदिल सुमारीवाला या ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। व्हेन इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 3। आपको जानना चाहिए, दिसंबर 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का ऐलान किया, क्योंकि इसको रिकमेंड किया गया था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और 3 मई से तब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने लगे। अच्छा, 3 मई क्यों? क्योंकि 3 मई को एनिवर्सरी होती है डिक्लेरेशन ऑफ विंडोक। विंडोक आपको जानना चाहिए नामीबिया की कैपिटल है। तो ये जो डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन किया गया था 1991 में, ये विंडोक डिक्लेरेशन प्रेस फ्रीडम से संबंधित था। 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के 30 साल पूरे हो रहे हैं। आपको जानना चाहिए, 2023 में इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। Who won men's singles title at the 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स? 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग। देखिए, 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप ये हाल ही में हमने देखा था कि शेख राशिद बिन हमदन इंदौर हॉल, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में संपन्न हुई है। तो यहाँ पर जो मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है ये एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग ने जीता है। इंडोनेशिया के हैं ये। इन्होंने सिंगापुर के प्लेयर लो किन यी को हराया है। विमेन सिंगल्स की बात करें तो चाइनीज ताइपेई की प्लेयर ताई सू शिंग ने साउथ कोरिया की प्लेयर आन सी यंग को हराया है। तो देखिए, मेंस और विमेन सिंगल्स में ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि किसे हराया है। इससे पहले हम मेंस डबल टाइटल अलग से देख चुके हैं। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता भारत के। इसे हम अलग से क्वेश्चन में देखा था हमने। विमेंस डबल जीता है यूकी फुकुशिमा एंड सयाका हिरोता, जापान ने। मिक्स डबल जीता है चाइना के पेयर जियांग जेनबांग एंड वी याक्सिंग ने। इन विच रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैव द विमेन ऑफिसर्स बीन इंडक्टेड? भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में महिला अधिकारी को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। देखिए, आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्मी ने पहली बार 5 विमेन ऑफिसर्स को रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में इंडक्ट किया है, और इनमें से 3 को तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है यहाँ पर तैनात किया गया है, पोस्टिंग दी गई है। तो इनके नाम है लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पायस मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। ठीक है, तो ये सभी जो है ये 5 वुमेन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद अभी इनको पोस्टिंग दी गई है।
What is the full form of PRET initiative launched by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई PRET पहल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस ऑफ एमर्जिंग थ्रेट्स। देखिए कोविड-19 पेंडेमिक जो आई है तो इसको देखते हुए दो इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिए गए हैं। एक का नाम है PRET, दूसरा है बिग कैचअप। तो मकसद क्या है कि यदि इस तरह की कोई और आगे समस्या आती है, कोई इस तरह की पेंडेमिक टाइप कुछ हमें देखने के लिए मिलती है, इस तरह की डिवास्टेशन कोई आती है या इस तरह की आउटब्रेक किसी डिजीज़ का होता है, तो हम कितने तैयार रहें इसके बारे में चर्चा करता है। तो PRET इनिशिएटिव का मतलब है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट्स। तो इसका मकसद क्या है? कोई भी रेस्पिरेटरी पैथोजन जैसे कि इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरसेस इस तरह का कुछ आगे इमर्ज होता है तो किस तरह से हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए। दूसरा है द बिग कैचअप। इसको WHO, यूनिसेफ, गवी, द वैक्सीन अलायंस, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो इस तरह की डिजीज़ हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं जैसे मीजल्स, डिप्थेरिया, पोलियो, येलो फीवर है ना, इनसे जो चिल्ड्रंस का जीवन है उनको बचाया जा सके, यानी कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दी जा सके। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और जो इसकी फंडिंग आती है ये मुख्य तौर पर जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके द्वारा ही आती है। टेड्रोस अधनोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। विच स्मॉल फाइनेंस हैज़ पार्टनर्ड विद ARIA.AG टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स। छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने ARIA.AG के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म ARIA.AG के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंस की सुविधा दी जा सके। किसके अगेंस्ट? वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट। तो देखिए वेयर हाउस रिसीट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कल एक एस्पिरेंट का मैसेज आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था, मतलब कि उनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने में तकलीफ़ होती है, मतलब समझ में नहीं आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, अब यहाँ पे वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग लिखा हुआ है तो आप अपने आप से सर्च कीजिए कि वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस क्या होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे किसी क्वेश्चन में आता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है या फिर SGST आता है, CGST आता है, तो आप खुद से देखिए आखिर है क्या। जब आप उनको मीनिंग समझ जाएंगे उसके बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। खैर ये सब बता देता हूँ मैं आपको। वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग क्या होता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोई किसान है और उसने अपनी फसल ले ली, गेहूँ की फसल उसने अपनी हो गई है, उसकी तैयार हो गई है, लेकिन वो गेहूँ को अभी बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसे लग रहा है कि मार्केट में अभी दाम कम है। अभी बेचेगा तो पैसा कम होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद बेचेगा तो पैसा उसके पास ज़्यादा होगा। लेकिन लड़की की शादी भी करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक वेयर हाउस पे जाएगा। ये वेयर हाउस मतलब आप एक तरह का कमरा समझ सकते हैं, ऑफिस समझ सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर रखा जाता है इनको, ग्रेन्स वगैरह को। तो वेयर हाउस में गया और उसने वहाँ से रिसीट ले ली, अपना जो अनाज था वो जमा कर दिया और उन्होंने उसके बदले एक पर्ची दे दी उस किसान को कि आपका जो अनाज है हमारे पास जमा है, ये इस चीज़ की रिसीट है। अब वो किसान गया बैंक के पास। उसने कहा जी मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए और ये वेयर हाउस की रिसीट है। तो बैंक मान्य करता है रिसीट के अगेंस्ट लोन, ठीक है। तो उसके प्रोपोर्शनेटली उसने, बैंक ने जो है उस किसान को लोन दे दिया, उसकी रिसीट अपने पास रख ली, देख ली कि हाँ ये रिसीट है, ठीक है। अब 2 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख में उस किसान ने अपनी लड़की की शादी कर दी और अनाज भी उसे अपना बेचना नहीं पड़ा। अब जब अनाज के रेट बढ़े है ना, तो उसने 3 लाख रुपए का बेच दिया। अब जो बैंक से पैसा लिया था वो भी वापस कर दिया और उसके पास भी कुछ बच गया। तो ये होती है वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करना चाह रहा है, किसानों को लोन देना चाह रहा है। किसके अगेंस्ट? वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट, है ना। रिसीट दिखेगा उनकी और उसके बदले पैसे देगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग का। तो अच्छा कंसेप्ट है ये, अच्छी स्कीम है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। MD एंड CEO अंशुल स्वामी है। टैगलाइन है अ बैंक फॉर योर वेलफेयर। What is the nationality of Alexandra Korup, winner of the Goldman Environmental Prize 2023? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2030 की विजेता एलेक्जेंड्रा कोरप की राष्ट्रीयता क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है ब्राज़ीलियन। देखिए एलेसेंड्रा कोरप जो कि मुंद्रुकू इंडिजिनस वुमेन है ब्राज़ील से, इन्हें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला है क्योंकि जो इनकी कम्युनिटी की लैंड है, जो भूमि है, उसको इन्होंने इलीगल माइनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और भी जो इन्वायरमेंटल क्राइम्स हैं उनसे डिफेंड किया है, उसमें अपना नेतृत्व दिखाया है। आपको बता दें जो अमेज़न रिवर बेसिन है तो वहाँ की इंडिजीनियस ट्राइब है, ठीक है, मुंद्रो का। अब आपको जानना चाहिए जो ये एलेक्सेंड्रा कोरप है, केवल इन्हीं नहीं मिला है 2023 में गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़, ये 6 लोगों को मिला है। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि कितने लोगों को मिला है, तो 6 लोगों को मिला है। और देखें तो फिनलैंड से है टेरो मोस्टोनेन, और देलीमा सिलाराई है इंडोनेशिया से, चिलेक्वा मुम्बा जाम्बिया से, जाफिर किसिकाया ये टर्की से, और डायने विल्सन अमेरिका से। अब देखिए जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ है 1989 में इसको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और जो भी ग्रास रूट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनको दिया जाता है, और 6 रीज़न से दिया जाता है, अलग अलग 6 रीज़न से, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशंस, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। इसे ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स वॉज एम वी शंकरन एसोसिएटेड विद? एम वी शंकरन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित रहे? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है सर्कस। देखिए इनका नाम है मूरकोथ वेंकाकंडी शंकरन, या एम वी शंकरन इनको बोलते हैं, या इनको जेमिनी शंकरन भी बोलते हैं। तो मॉडर्न इंडियन सर्कस के पायनियर रहे हैं, यानी कि जो बढ़ावा मिला है मॉडर्न इंडियन सर्कस को इन्हीं के द्वारा दिया गया। इनका हाल ही में निधन हो गया है कन्नूर में 99 की एज में। इन्हें भारतीय सर्कस के पितामह के नाम से भी जानते थे। तो जो फेमस सर्कस कंपनीज रही जैसे जेमिनी, जंबो, ग्रेट रॉयल सर्कस, इनके ये ओनर थे। और 1951 में इन्होंने विजया सर्कस को बाई किया था 6,000 रुपये में। उसके बाद फिर इसको जेमिनी नाम दे दिया था, जो कि इनका एस्ट्रोलॉजिकल साइन है उसके नाम पर। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और ओबिचुरी जान लीजिए, महात्मा गांधी ग्रैंडसन अरुण गांधी, इनका हाल ही में निधन हो गया है कोल्हापुर महाराष्ट्र में 89 की एज में। ये साउथ अफ्रीकन बोर्न इंडियन अमेरिकन ऑथर रहे, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे। 2017 में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, द गिफ्ट ऑफ एंगर एंड अदर लेसन्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर महात्मा गांधी। विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स? कौन सा देश परिष्कृत ईंधन का यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए इंडिया यूरोप की लार्जेस्ट सप्लायर बन गई है रिफाइंड फ्यूल की। अगर हम बात करें तो भारत सप्लाई कर रहा है यूरोप को रिफाइंड फ्यूल, और भारत आपको बताया रशिया से क्रूड ऑयल जो है प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो एक साइड रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, लेकिन दूसरी साइड यूरोप को जो है रिफाइंड फ्यूल भी सप्लाई कर रहा है। ऐसा कहा है डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर ने। क्योंकि देखिए यूरोप का जो रिलायंस है भारत के क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स पर, वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि रशिया से तो बैन हुआ है ना ऑयल, रशिया से तो ऑयल सप्लाई जा नहीं पा रही है, तो भारत उसकी पूर्ति कर रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है शशि शेखर वेम्पति। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात के जो 100 एडिशन है उसको पूरा किया था। अप्रैल 30 को हमने पढ़ा था। ये रेडियो प्रोग्राम विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को। 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, 29 डायलेक्ट्स एंड 11 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। तो इसी मौके पर जो शशि शेखर वेम्पति हैं, ये प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ रहे हैं, इन्होंने एक बुक भी रिलीज़ की जिसका टाइटल रहा कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। तो इसमें जितने भी पीएम मोदी की जो कन्वर्सेशंस रही हैं मन की बात की, तो उनको यहाँ पर बताया गया है इस बुक में। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट गीगा चैट? किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सबीर बैंक। देखिए रशियन स्टेट ऑन कंपनी सबीर बैंक, इसने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है गीगा चैट। तो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, तो इसका आंसर है ये, यानी कि इसका कंपटीशन जो है यहाँ पर लॉन्च किया है रशिया ने।
तो अभी पायलट मोड पर ही लॉन्च किया है और इसको केवल इनविटेशन द्वारा ही ज्वाइन किया जा सकता है। क्वेश्चंस के आंसर भी दे देगा, डायलॉग राइट, प्रोग्राम कोड भी लिख सकता है, टेक्स्ट और इवन पिक्चर भी ये बना सकता है। What was the name of the day-long firefighting exercise conducted by the Army Southern Command? सेना के दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित अग्निशमन अभ्यास का नाम बताएं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अग्नि दमन। देखिए, आर्मी की सदर्न कमांड ने सिविल एजेंसीज के साथ मिलकर एक फायर फाइटिंग एक्सरसाइज जिसका नाम अग्नि दमन 23 है, इसको लॉन्च किया है, इसको कंडक्ट किया है। तो 29 फील्ड एम्यूनिशन डिपो देहू रोड पुणे की जो 56 टीम्स हैं इनके साथ मिलकर किया गया। तो कहीं पर मेजर फायर इंसिडेंट हो जाए तो किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, सिनर्जाइज करना है उस सिचुएशन को, उससे संबंधित एक्सरसाइज रही है। Who did नीति आयोग collaborate with to release the best practices in social sector a compendium 2023? नीति आयोग ने सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियाँ एक सार संग्रह 2030 जारी करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, नीति आयोग ने बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर कंपेंडियम 2023 इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ मिलकर। तो इसमें देखिए इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। 75 केस स्टडीज़ इन्होंने इसमें दी हुई है। 14 की सोशल सेक्टर से संबंधित 75 केस स्टडीज़ इन्होंने इस अपनी बुक में दी हुई है। तो इसमें कोई ऐसी रैंकिंग वगैरह नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई इनिशिएटिव है सोशल सेक्टर से संबंधित, उसकी केस स्टडी दे दी, किस तरह से वो चेंज लाया है, तो ये बताया गया है। तो जो केस स्टडीज़ है ये स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड 30 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली गई है। विच नेशन हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोग्राम्स इन द ईयर 2022? कौन सा राष्ट्र वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पाकिस्तान। तो देखिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो फंडेड प्रोग्राम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं 2022 में, उनका सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट रिसिपिएंट रहा है ये पाकिस्तान रहा है। ऐसा ADB की एनुअल रिपोर्ट 2022 में बताया गया है। तो देखिए, ये जो ADB ने 40 कंट्रीज़ को लगभग 31.8 बिलियन $, का जो है लोन दिया है, उसमें से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नसीब हुआ है 5.58 बिलियन $। का। पाकिस्तान आप जानते हैं इस्लामाबाद कैपिटल है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023? किस संगठन ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इसको रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। और इन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ जॉब्स यानी कि 23% जॉब जो है चेंज हो जाएंगी। 10.2% ग्रोथ भी देखने के लिए मिल सकती है और 12.3% डिक्लाइन भी देखने के लिए मिल सकता है इन जॉब्स में। ठीक है, तो अब इसमें 803 कंपनीज़ को सर्वे किया गया है और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं तो उनके द्वारा क्या अनुमान लगाया जा रहा है वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो कहा कि 2027 तक 69 मिलियन न्यू जॉब्स तो क्रिएट की जा सकती हैं और 83 मिलियन जॉब्स एलिमिनेट भी हो सकती हैं 2027 तक, यानी कि नेट डिक्रीज कितना हो गया 14 मिलियन जॉब्स का, या फिर 2% ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में जो ये प्रभाव रहेगा ग्रोथ एंड डिक्लाइन का 22% देखने के लिए मिलेगा, जबकि ग्लोबल एवरेज 23% है। और जो लार्जेस्ट गेन है जॉब्स में ये एजुकेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। आपको जानना चाहिए जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है ये इसका 4th एडिशन रहा। इस रिपोर्ट का सबसे पहली बार 2016 में रिलीज़ की गई थी। विच स्टेट्स एंशियंट टेक्सटाइल आर्ट मातानी पचेड़ी हैज़ रिसेंटली गोट GI टैग? किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पचेड़ी को हाल ही में GI टैग मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। देखिए, मातानी पचेड़ी ये मदर गॉडेस को डेडिकेटेड क्लोथ है, यूनिक आर्ट फॉर्म है जो कि अहमदाबाद की कुछ फैमिलीज़ द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। तो इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है।
तो जो गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो ऑफिशियल्स हैं, साथ ही जो आर्टिसन फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं, इन्होंने ये जीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है पीयूष गोयल से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो आर्ट फॉर्म है हाल ही में हेडलाइंस में भी रही नवंबर लास्ट ईयर में, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पशेरी को यूनाइटेड किंगडम के पीएम ऋषि सुनक को गिफ्ट किया था। Which company has signed a definitive agreement with Tata Motors Limited to manufacture low to zero emissions technology products in India? किस कंपनी ने भारत में लो टू वेस्ट उत्सर्जन प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है कमिंस। तो देखिए, ग्लोबल पावर लीडर कमिंस, इसने अनाउंस किया है कि हमने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है टाटा मोटर्स के साथ, ताकि लो टू जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भारत में बनाए जा सकें अगले कुछ सालों में। तो इस एग्रीमेंट के तहत कमिंस एंड जो टाटा मोटर्स है, ये एक नई बिजनेस एंटिटी भी सेटअप करेंगी जिसका नाम होगा TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, लो टू जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू सबमिट माउंट अन्नपूर्णा 1? माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अर्जुन वाजपेयी। तो देखिए, इंडियन प्रोफेशनल माउंटेनियर और फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ये फर्स्ट इंडियन मैन बन गए हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा 1 को फतेह किया है। ये जो है 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, 8091 मीटर्स की अबव सी लेवल। कहाँ पर है? नेपाल में। पूछा जाता है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा किस देश में है? ज़्यादातर आंसर बच्चे इंडिया कर देते हैं। तो देखिए, जो अर्जुन है, अर्जुन वाजपेयी, तो ये हाल ही में अब 8000 मीटर या इससे ज़्यादा की जो सी लेवल की जो हाइट वाली जो माउंटेन्स हैं, तो इस तरह की 7 माउंटेन्स को ये क्लाइंब कर चुके हैं। 7 क्रॉस 8000 मीटर लिखा है, इसका मतलब 7 माउंटेन्स 8000 मीटर वाली ये अब तक क्लाइंब कर चुके हैं और फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर बन गए हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, और माउंट अन्नपूर्णा का बताएं तो काफ़ी डेंजरस माउंटेन है ये, और आपको बता दें जो पूरे वर्ल्ड में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 14 माउंटेन्स हैं, तो उनमें से एक ये भी है अन्नपूर्णा। तो अर्जुन जो है ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट, माउंट लाओत्से, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा, माउंट मनासुलू, छो ओयू, इन सभी को भी फतेह कर चुके हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। When is World Tuna Day celebrated? May 2nd. Which agency conducts Consumer Confidence Survey? Reserve Bank of India. Mission Youth of which state or UT won PM Award for Innovation? Jammu and Kashmir. Which US state recognized Diwali as an official state holiday? Pennsylvania. और Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the country's first digital science park, a ₹1500 crore project in which city? तिरुवनंतपुरम, केरल। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। तो हम CDS में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो करंट अफेयर या बेसिक जनरल नॉलेज से संबंधित है। तो आज भी हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर? CRPF, असम राइफल्स, ITBP या फिर CISF? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है असम राइफल्स, डुअल कंट्रोल। तो डुअल कंट्रोल का मतलब क्या है? अब देखिए, असम राइफल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, जबकि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास है। तो इस तरह से ड्यूअल कंट्रोल हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ आसाम? तो सही आंसर ऑप्शन सी है ओहम। The 8th edition of exercise Garud Shakti, a bilateral military exercise, was conducted recently between the special forces of India and Indonesia. Right answer सही है इसका ऑप्शन बी। India is the first country in the world to deploy an all-women contingent to a UN peacekeeping mission. In which country did this mission operate? तो सही आंसर इसका क्या होगा? सूडान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब ये हमने करा था तब भी बताया था मैंने आपको कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही पता चल जाते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, CDS से उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। आप लोग भी पुराने क्वेश्चन मतलब जो एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट होते जा रहे हैं उनको देखा कीजिए, खास करके जो SSC या फिर स्टेट PCS वाले बच्चे हैं। बैंकिंग वालों को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे ये 64 और 71 क्वेश्चन है, ये तो बैंक में ही पूछा जा सकता है, SSC में भी, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
अब जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन है ऊपर वाले, ये बैंकिंग एग्ज़ाम में इस तरह के नहीं पूछे जाते, है ना, लेकिन जो लास्ट के 2 हैं ये इस तरह के पूछे जाते हैं। तो जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, अगर आपके उनका पेपर मिल जाता है ऑनलाइन, तो अब सब मिल जाता है ना, यूट्यूब पे वीडियो भी बना देते हैं, तो आप ज़रूर देखा करें, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, करंट अफेयर रिवाइज होगा। सब ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने हैं, सब एटलीस्ट करंट अफेयर के देख लीजिए, करंट अफेयर तो कॉमन है, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है करंट अफेयर से संबंधित हैं। अब बताइए कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको देखा कीजिए, उसमें करंट अफेयर्स क्या पूछा गया है, ठीक है। अब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को। अब चाहे आप बैंक के एस्पिरेंट हैं या एसएससी के हैं या किसी भी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब वो एग्ज़ाम होगा उसमें जरूर देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट? Savkat Mirziyoyev is the president of which landlocked Central Asian country who was crowned the new world champion of chess after he defeated Ian Nepomniachtchi in Astana? The new Telangana state secretariat in Hyderabad is named after which legendary figure in Indian history? Recently, 11 people in which Indian city died as a result of inhaling toxic gas, which has been identified as hydrogen sulfide. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।